नमस्कार। भौतिक भूगोल में हम अपेक्षय के बारे में चर्चा कर रहे थे और अपेक्षय के जो प्रकार हैं उनके बारे में अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो प्रकार है अपेक्षय का वो है भौतिक या यांत्रिक अपेक्षय। और ये जो भौतिक और यांत्रिक अपेक्षय है इसको जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं जिनके द्वारा ये संपन्न होता है उसमें पहला है ताप परिवर्तन द्वारा पिंड विघटन। रवेदार आग्नेय शेल के कण ताप के बढ़ने पर फैलते हैं तथा ताप घटने पर संकुचित होते हैं। यानी जो गर्म भाग होते हैं, गर्म क्षेत्र जो होते हैं, वहां पर जब सूर्य की किरणें सीधी चट्टानों पर पड़ती हैं तो चट्टानें गर्म होने के बाद फैलती हैं और जैसे ही तापमान कम होता है तो वो सिकुड़ने लग जाती हैं। उदाहरण के लिए अपन लें, ग्रेनाइट सेल पर 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि होने पर प्रति 30 मीटर के अंतर पर 2.5 सेंटीमीटर क्षैतिज विस्तार होता है। इसी अनुपात में ताप का ह्रास होने पर संकोचन होता है। यदि अपन ये उदाहरण लें तो मरुस्थलों में ग्रेनाइट सेलों पर अपेक्षय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहां पर तापमान सर्वाधिक होता है। बार बार प्रसार एवं संकुचन से सेलों में तनाव के कारण संधियां विकसित होती हैं। इन संधियों के सहारे बड़ी चट्टानें बड़े पिंडों में टूटती हैं। इसके विपरीत शिलाचूर्ण से निर्मित सेलों में तापीय परिवर्तनों का अधिक प्रभाव नहीं होता। अगर उदाहरण अपन लें तो इसका जो मुख्य उदाहरण है शैल तथा बालू का पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव नगण्य होता है क्योंकि इनके कण परस्पर अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थों की पतली सतह द्वारा पृथक होते हैं। दूसरा जो कारक है ताप के कारण सेलों का कणदार विघटन। उष्ण मरुस्थलों में दैनिक तापांतरों की अधिकता होती है। बड़े कणों वाली सेलें जो विभिन्न खनिजों तथा रंगों वाली होती है तापांतरों से अधिक प्रभावित होती है। एक ही सेल के भीतर संरचना की भिन्नता के कारण ताप प्राप्ति में अंतर पैदा होता है। इसका परिणाम यह होता है कि उनमें प्रसार तथा संकुचन की भिन्नता होती है। सेल के भीतर तनाव उत्पन्न होता है तथा सेल का छोटे छोटे टुकड़ों के में विघटन होने लगता है। सेलें टूटकर बिखरने लगती हैं। ये जो क्रिया होती है इसको भंजन कहा जाता है। तीसरा है वर्षा जल तथा ताप के कारण सेलों का भंजन। एक विद्वान हुए गिब्स, इनके अनुसार उष्ण प्रदेशों में दिन के समय तपती हुई सेलों पर यदि वर्षा जल के छींटे पड़ते हैं तो वे चटकने लगती हैं क्योंकि जैसे सेलें बहुत तप्त हो जाती हैं सूर्य ताप के कारण। तो अचानक अगर वहाँ पर बरसात आ जाती है और जो वर्षा की फुहारें या वर्षा जल जब इन चट्टानों पर गिरता है तो चट्टानें अत्यधिक गर्म होने के कारण उनमें चटकने पड़ने लग जाती हैं तथा सेलें छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती हैं। यह क्रिया उसी प्रकार होती है जैसे शीशे की गर्म चिमनी पर जल के छींटे डालने पर शीशा चटक कर टूट जाता है। मरुस्थलों में आकस्मिक वर्षा के प्रभाव से ये जो क्रिया है ये वहां पर होती रहती है। अगला है तुषार द्वारा पिंड विघटन। शीत प्रधान हिमाच्छादित उच्च अक्षांशीय एवं उच्च पर्वतीय प्रदेशों में जहां जल बार बार जमता तथा पुनः पिघलता है तुषार की क्रिया से बड़े बड़े शिला जो खंड होते हैं उनका विघटन होता रहता है। बालू का पत्थर और सेल जैसी अवसादी सेलों में ये क्रिया अधिक होती है। इन सेलों के छिद्रों एवं दरारों में जल प्रवेश करता है। रात्रि के समय तापमान गिरने पर जल जम जाता है। दिन के समय तापमान बढ़ने पर हिम पिघलकर पुनः जल बन जाता है। इस प्रकार बार बार जल के जमने तथा पिघलने के कारण सेलों में प्रसार व संकोचन की क्रिया होती है। जल के जमने से उनके आयतन में 10% की वृद्धि होती है जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर सेल पर 15 किलोग्राम का दबाव डालती है। इस दबाव से संधियों का क्रमशः विस्तार होता है तथा सेलें खंडित होती हैं। खंडित सेलें ढालों से सरककर पर्वतों की तलहटी में मलबे के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। अगला जो है
ताप एवं वायु द्वारा अपशल्कन या अपपत्रण। मानसूनी एवं शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थलों में ताप एवं वायु के सम्मिलित कार्य से सेलों की परतें उखड़ती हैं। रवेदार सेलों में क्षैतिज परतें ढीली पड़कर प्याज के छिलकों की भांति उखड़ती हैं। तापांतरों के कारण मरुस्थलों में सेलों में प्रसार व संकोचन की क्रिया क्रमशः होती है, जिससे सेलों की ऊपरी परत ढीली पड़ जाती है तथा ऊपरी परत पृथक होने लगती है। इस क्रिया को पत्रकन कहते हैं। पवन चलने पर यह सेलें ढीली परत हट जाती है तथा निचली परत अनावृत हो जाती है। मरुस्थलों तथा अर्ध मरुस्थलों में अपदलित गुंबद प्राय दिखाई देते हैं। छठा है दाब मुक्ति द्वारा विघटन। ऊपरी सेलों के दबाव से निचली परतों में स्थित आग्नेय तथा कायांतरित सेलों में रवे बनते हैं। जब ऊपरी सेलों का अपरदन हो जाता है तो निचली सेलों के ऊपर से दबाव बढ़ जाता है। इससे उनमें दरारें व चटकने पड़ जाती हैं तथा सेलों का विघटन हो जाता है। ये तो जो अपक्षय होता है उसका यांत्रिक जो कारक हैं, जिसमें अपन ने शामिल किया है सूर्यताप, जल, तुषार, वायु एवं दाब, जिसको भौतिक कारक भी कहा जाता है। इस क्रिया में मोटे तौर पर जो अपन ने शामिल किया है कि चट्टानों में ताप के द्वारा, जल के द्वारा, तुषार के द्वारा, वायु के द्वारा विभिन्न प्रकार की वह क्रियाएं होती हैं और उनमें प्रसार और संकुचन उत्पन्न होता है। इससे चट्टानें विघटन और वियोजित हो जाती हैं। दूसरा है रासायनिक अपक्षय। पहला तो हो गया भौतिक अपक्षय और दूसरा है रासायनिक अपक्षय। वायुमंडल के निचले स्तर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, किंतु जल अथवा नमी के अभाव में ये तत्व निष्प्रभावी रहते हैं। नमी या जल का संयोग होते ही ये तत्व अपक्षय की दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं तथा घोलक का कार्य करते रहते हैं। इनके संयोग से सेलों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मूल पदार्थों से कम या अधिक आयतन वाले पदार्थों तथा खनिजों की रचना होती है। सेल खनिजों में पुनः व्यवस्था के कारण उनमें वियोजन की क्रिया होती है। ये जो रासायनिक क्रिया होती है इसमें जो प्रक्रम काम करते हैं उसमें पहला जो प्रक्रम है जल अपघटन। वर्षा का जल सेल पदार्थों से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अनेक अम्लों तथा कार्बनिक पदार्थों को घोल लेता है तथा उस घोल से नए रासायनिक मिश्रण को उत्पन्न करता है। जल की यह रासायनिक अभिक्रिया जल अपघटन कहलाती है। इससे न केवल सेलों के खनिज भिगोकर तर किए जाते हैं बल्कि उनमें रासायनिक परिवर्तन भी हो जाता है। इस कारण वह खनिज पदार्थ नए यौगिक तथा नए खनिज में बदल जाता है। इस प्रकार निर्मित नए खनिज दीर्घ काल तक स्थायी रहते हैं। दूसरा है जल संयोजन। जल के साथ लवण का मिश्रण होने पर कुछ अम्ल तथा क्षार निर्मित होते हैं। अगर अपन उदाहरण लें तो फेल्सपार खनिज में जल संयोजन होने पर उनमें से कोलाइडी सिलिका निकल जाती है तथा महत्वपूर्ण कोलिन एवं अन्य मृतिका उत्पन्न होती है। सेलों द्वारा जल सोखने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है। कभी कभी भौतिक सेल के आयतन की वृद्धि 88% तक हो जाती है। सेल के आयतन में वृद्धि के कारण उसके कणों एवं खनिजों में तनाव पैदा होता है और वो टूटने लगती हैं। आग्नेय सेलों पर यह क्रिया अधिक होती है। तीसरा है सिलिका पृथकीकरण। सिलिका युक्त सेलों में जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका तत्व के पृथक होने की क्रिया होती है। ग्रेनाइट सेल में सिलिका तत्व अधिक पाया जाता है। इनमें से कुछ क्वार्ट्ज के रूप में होते हैं तथा अधिकांश सिलिकेट के रूप में होते हैं। सिलिकेटों का जल द्वारा पृथक्करण होने से सेलें ढीली पड़ जाती हैं एवं उनका वियोजन आसान हो जाता है। क्षारीय आग्नेय सेलों का वियोजन अम्लीय आग्नेय सेलों की अपेक्षा अधिक होता है। अगला है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन वायु जल से मिलकर सेलों के खनिजों को ऑक्साइड में परिवर्तित करती है। इससे सेलों का अपघटन होता है। आग्नेय सेल में लोहे के ऊपर ऑक्सीकरण द्वारा जंग लग जाती है। इससे वे
गल जाती हैं। उष्णार्द्र क्षेत्रों में सेलों पर ऑक्सीकरण द्वारा पीले व लाल रंग की मिट्टियां उत्पन्न हो जाती हैं। पांचवा है कार्बोनेटीकरण या कार्बोनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के साथ मिश्रित होकर कार्बोनेट उत्पन्न करती है। इनसे सेलों के घुलनशील तत्व पृथक होते हैं। अगर आपण उदाहरण लें तो लोह सल्फाइड या पायराइट पर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल की क्रिया से लोहे में कार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न हो जाता है। इस कारण चूना, और इसी प्रकार अपना और लें, चूना पत्थर पर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल थोड़ा चूने के कार्बोनेट में बदलकर जल के द्वारा घुल जाता है। भूमिगत जल इसी प्रकार चूने के प्रदेश में घुलन क्रिया द्वारा सेलों को अपघटित करता है। कार्बोनेशन द्वारा पोटास अथवा पोटेशियम कार्बोनेट की उत्पत्ति होती है, जो पौधों के लिए उत्तम भोजन है। अगला जो अपक्षय जो होता है उसको प्राणी वर्गीय अपक्षय कहा जाता है, यानी इसमें जीव जंतु और प्राणियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें वनस्पतियां, जीव जंतु एवं स्वयं मानव सेलों के भौतिक अपक्षय में योग देते हैं। इसमें पहला है जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय। पृथ्वी की ऊपरी परत में अनेक प्रकार के कीड़े, बिलकारी जीव आदि ये निवास करते हैं। ये भूमि को खोदकर उसे ढीला व पोला बनाते रहते हैं। गोफर, प्रेरी कुत्ते, लोमड़ी, गीदड़, बिज्जू, चूहा और चींटी आदि जो जीव होते हैं वो बिल बनाते हैं। इनके अलावा कीड़े मकोड़े, केंचुए आदि भी मिट्टी को खोदकर भुरभुरा बनाते रहते हैं। दूसरा है वनस्पतियों द्वारा अपक्षय। वनस्पतियों द्वारा दो प्रकार के अपक्षय होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। पौधों, घास तथा वृक्षों की जड़ें भूमि में गहराई तक प्रविष्ट होती हैं। नीचे की ओर फैलती जड़ें सेलों की दरारों को विस्तृत करती हैं, जिससे सेलों में तनाव तथा विघटन उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है वनस्पतियों की जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं, जो सेल खनिजों में को वियोजित करके सेलों को कमजोर बनाते हैं। वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेष जब सड़ व गल जाते हैं तो उनके भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जैविक अम्ल पृथक हो जाते हैं। जल के साथ मिलकर ये सक्रिय घोलक का कार्य करते हैं तथा सेल खनिजों को वियोजित कर देते हैं। तीसरा है मानव द्वारा अपक्षय। मनुष्य अपनी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं द्वारा सेलों के अपक्षय में योग देता है। वनों के शोषण से ये वनस्पतिक अपक्षय में सहयोग देता है। सुरंगे, खान, सड़क ये सब खोदकर सेलों में भौतिक अपक्षय में योग दिया जाता है। आज अपन इतना ही लेंगे, बाकी इसी जो टॉपिक है इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।